हेलो दोस्तों एवं छात्रों एवं मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों, नमस्कार। आज फिर से एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक पूर्णतः सीखने पर आधारित है। इसमें अगर कोई रट्टा फिक्शन लगाता है तो निश्चित रूप से उसका प्रश्न गलत ही होता है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे अपवाह तंत्र से कहें तो स्थायी ज्ञान या मैप पर आधारित पूर्ण ज्ञान पर प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि रट लिया कि ये नदी उस जिले में जाती है, फिर उसकी दिशाएं पूछ लेते हैं, तब दिशा पूछते ही हमें मैप याद आता है। मैप हमें याद है नहीं, इसका मतलब ये राजस्थान का अपवाह तंत्र है। जब तक हम मैप के आधार पर प्रत्येक जिले में नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, उसमें कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आता है। और एक बार मैं कहता हूँ, एक बार आराम से इत्मीनान से दिमाग खोल करके ये देखिए, 100% कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। टॉपिक बहुत आसान है। मैंने भी शुरू में पढ़ा तब थोड़ी सी दिक्कत आई थी, उसके बाद में मेरे कभी दिक्कत ही नहीं हुई। ये आसान हो गया मेरे। मैं ऐसे समझता हूँ कि ये आधी रात को भी कभी भी उठा करके पूछे प्रश्न, इससे समझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे मेरा मन कर रहा था कि कई बच्चों की मांग भी थी कि सर महिलाएं बाल अपराध से संबंधित जो ये नया टॉपिक जोड़ा गया है राजस्थान पुलिस में, उससे संबंधित आप ये प्रश्न छोड़िए। इच्छा तो मेरी भी थी और मैं आपको बना के छोड़ भी देता, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे और अदर भी, मतलब जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, स्कूली छात्र भी जुड़े हुए हैं, तो वो उनके लिए काम का नहीं है। इसलिए मैं लीक से नहीं हटना चाहता। वो कभी जब ये बच्चे वापस लॉकडाउन खुलेगा तभी मैं उनको बताऊंगा इसे संबंधित, या फिर कभी देखेंगे कि व्हाट्सएप पर सीधा सेंड कर देंगे। जो बच्चे जुड़े होंगे उनको महिलाएं बाल अपराध जैसे इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पूरा वीडियो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा पर्सनल। तो वो देखेंगे, जिसके नंबर होंगे उस हिसाब से वो सेंड करेंगे। लेकिन ऐसा ये मैं इस ग्रुप में नहीं डाल सकता, इसलिए मजबूरन फिर से ये राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधित अपवाह तंत्र लेके आया। अपवाह तंत्र से कम प्रत्येक एग्जाम में कोई भी प्रतियोगिता भर्ती हो, चाहे रिट की हो, रिट भर्ती हो, टीचर भर्ती संबंधित, चाहे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की क्यों नहीं हो, और या फिर कहीं अपने राजस्थान पुलिस पटवारी और अन्य जो भी राजस्थान से संबंधित भर्तियां आ रही हैं, सब में 4-4, 5-5 प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि अपवाह तंत्र में देखिए आप क्या क्या शामिल है। अपवाह तंत्र में एक तो नदियां शामिल है। क्या है? नदियों से संबंधित प्रश्न आता है। पूछ लें कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस में वो पानी डालती है, या फिर कौन सी उसकी सहायक नदी है, किस जिले में बहती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर नदियों पर बने हुए जलप्रपात इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। फिर इसी समय नदियों पर स्थित शहर कौन सा शहर कौन सी नदी पर है। वैसे अक्सर आज तक है ना, ये एक ही क्वेश्चन बनता है, नदियों पर भले चाहे कितने याद कर लो आप। शहरों में बात करें तो या तो आपको पूछ लेंगे कि कोटा शहर किस नदी पर, चंबल पर है, रावत भाटा चंबल नदी पर है, बालोतरा लूनी नदी पर है। बहुत आसान है, अपने आप ही सेटलमेंट हो जाते हैं। तो ये प्रश्न तो बहुत सरल है। ये इसलिए ये भारत के जो टॉपिक है ना तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसमें अधिक प्रश्न बनते हैं इससे। और उसके बाद में नदियों पर जो बांध हैं या बहुउद्देश्य परियोजना है, बहुउद्देश्य परियोजना या कहें तो बांध, इन पर प्रश्न आता है। आपको पता है बांध अच्छी तरह प्रश्न पूछते हैं बांधों से। फिर इसके बाद में झील से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 टॉपिक मिले जुले हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और जब तक हम इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक बहुत बड़ा है, काफ़ी 4-5 दिन लगते हैं इसमें, तो उस आधार पर ये क्लियर होता है। तो समझा देता हूँ आपको कि ये राजस्थान का अपवाह तंत्र है। आओ हम देखें कि राजस्थान में कुल कितना पानी है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, उसमें पानी कितना, डुबकी लगा करके देखेंगे पूर्णतः। उसमें कहें तो मतलब जैसे मौजूद स्थिति होती है ना नदी देखने की, उसमें अंदर जा करके नहा करके बाहर आए तब पता चले इसमें कितना पानी है। उसी आधार पर हम इसको पढ़ेंगे कि यहाँ घर बैठे बैठे हम देखते हैं कौन सी नदी कहाँ जा रही है, कितना पानी है उसमें। तो ये इसी प्रकार से हम आसानी से मैप के आधार पर तय कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो एक बार फिर से अपने मैप के आधार पर चलते हैं, क्योंकि मैप बगैर तो हम बढ़ ही नहीं सकते। मैप ही हमारा मुख्य कहें तो
कंपटीशन पास करने का एक जो आधार है वो मैप ही है। तो इसको देखते हैं क्या है आगे। देखिए ये राजस्थान का मैप बना दिया गया आपके सामने। अब इसमें, और ये बड़ा इसलिए बनाया गया थोड़ा सा कि भी जगह तो नहीं है बाहर लिखने की, लेकिन इसलिए बनाया गया ताकि आपको दिख सके। और यहाँ नदियाँ जितनी भी बनाएंगे वो सारी की सारी खुल के पूरी तरह आपको एक एक बातें क्लियर करते जाएंगे। और उस आधार पर आप पहला प्रश्न बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये है भारत, ये भारत है। अब भारत में जितनी भी नदियां हैं, झील हैं, बांध है, जो भी है, कहने का अर्थ ये अपवा तंत्र इसको बोलते हैं। तो इधर भारत में जो पूर्व क्षेत्र में तो है बंगाल की खाड़ी, कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में है अरब सागर, अरब सागर। और जैसे कोई नदी हिमालय से निकली या फिर कहीं से भी कोई पहाड़ियों से निकली और वो बंगाल की खाड़ी में गिरी तो उसको बोलेंगे बंगाल अपवा तंत्र, यानी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और अगर अरब सागर में गिर गई तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और मान लो जो हिमालय पर्वत से निकली है, पहाड़ियों से निकली और यहीं कोई भी समुद्र में नहीं गई और वो अंदर ही अपने यहीं पर मतलब कहें तो मातृभूमि में या इस भूमि में विलीन होगी तो उसको बोलेंगे आंतरिक अपवा तंत्र। कौन सा बोलेंगे? आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं अपवा तंत्र की नदियां। तो ये नदियां वो होती हैं जो बस यहीं से निकली और भूमि में भी निकली, भूमि में विलीन होगी, कोई समुद्र में नहीं जाएगी। ठीक है। वैसे थोड़ी सी नींद है भाई, रात की ड्यूटी होती है और आंखों में ऐसा लगता है भाई जैसे अभी सो के उठे। वास्तव में अभी सो करके उठा था, उठते ही याद आया कि भाई हमारे स्कूली बच्चे भी जुड़े हुए हैं और छात्र जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और मैंने भी आपके लिए 2-3 सिम में एक लगभग कहें तो 800-900 रुपये का आपके लिए अतिरिक्त ना रिचार्ज करवा रखा है, क्योंकि उसमें नेट ज़्यादा चाहिए। अब ये नेट बना रहा हूँ ना, ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में कईयों की मांग थी कि सर डायरेक्ट पढ़ाओ, है ना। अब जैसे अब पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट, अगर आधा घंटा का वीडियो बनाता हूँ तो 4 GB जाती है पूरी, तो इसलिए मुझे अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ा। मैं भी चाहता हूँ लॉकडाउन में आपको कोई समस्याएं न हो और आप धीरे धीरे इनसे जुड़े रहें। देखो आलतू फालतू वीडियो देखेंगे ना, उसमें आप ठीक है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी आएगी, लेकिन हंसी बाद में नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस लॉकडाउन में अपने छात्र जीवन है उसको तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ही ध्यान रखना है। बाकी देखो अपने घर गृहस्थी के लोग हैं उनको चलो कोई मनोरंजन होता रहे तो ठीक है, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना है इस पढ़ाई पर ही। नहीं तो अगर पढ़ाई से कट गए ना, फिर आप ये कहेंगे कि अब तो ये बीमारी आ गई, अब कोई एग्जाम नहीं होगी। कईयों की तो ये इच्छा होती है कि मोरल डाउन करें दूसरे बच्चों का। कुछ नहीं है, एग्जाम होंगी। सरकार, राज्य सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी, कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको कराया जाए। तो फिर आप देखते रह जाएं, फिर आंदोलन करेंगे आप कि इसको आगे खिसकाएं, और आगे नहीं खिसकाई जाएंगी परीक्षाएं। इसलिए ध्यान रहे, तैयारी करें, मेहनत से करें और घर बैठे बैठे पूरा आराम से करें, कोई दिक्कत ही नहीं। घर वाले काम नहीं करवा रहे आपसे। बात कर रहे थे अपवा तंत्र की। मैं बात करूं कि भारत में अगर मान लीजिए 100% पानी है, ठीक है ना, वैसे भी पृथ्वी पर है, आपको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 71% तो जल है और 29% भूमि है। उस 71% में भी पृथ्वी पर 71% जल है, उसको अगर हम 100 मान लें तो 100 में से ध्यान रहे 97% जल है उसका, वो तो है समुद्र में। कहाँ है? समुद्र में। इसका मतलब ये खारा है। और 3% है वो भूमि में। ये मीठा पानी है 3% पृथ्वी पर इसका भी ध्यान रहे 2% तो कहें ये हिम के रूप में है, बर्फ के रूप में है, ये कोई काम नहीं आने वाला। और सिर्फ ये 3 में से 1% मात्र कहें तो वो बहुत कम प्रतिशत, 1% वो जो पानी पीने लायक है हमारे। तो ऐसे ही ध्यान रहे, अगर 100% जल की बात करूं पूरे भारत की, और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से आपको पता है राजस्थान है, लगभग 10वां भाग है, 10.41% भाग, यानी कि भारत का ये प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जल की बात करूं तो जल अगर 100% भारत में है, उसका मात्र राजस्थान में पूछ लिया जाए तो 1% या कहें 1%, ठीक है, इतना जल कहाँ है? राजस्थान में है। तो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जल राजस्थान में विद्यमान है? लगभग 1%, या फिक्स कहें तो 1, इसके आगे आप 1.6 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का लगभग 1 के आसपास इसका जो
भाग है वो राजस्थान में। बात करते हैं अफवाह तंत्र की। मैंने बताया राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां हैं, अर्थात तीन अफवाह प्रकार की नदियां हैं। एक तो वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और एक तीसरी नंबर की वो नदियां जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी बताई, जो अपने राजस्थान में या आसपास में यहां से वो कहें तो शुरू हुई और यहीं पर ये विलीन होगी। तो हाँ ठीक हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार की नदियां। इसमें सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद में फिर हम आगे के टॉपिक बढ़ाएंगे। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं, तो देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती, ध्यान रहे, समझते हैं। सबसे पहले अपने थोड़ा सा फिर से भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा और भारत के नक्शे के आधार पर अपन चलना पड़ेगा। देखते हैं, ध्यान रहे, यहां है विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। ये पूरे भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, काल्पनिक रूप से 2 भागों में विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है भारत को? तो वो है विंध्याचल पर्वत। और एक है अरावली। तो अरावली तो मैंने बताया था आपको, राजस्थान में है, यहाँ बिल्कुल इस प्रकार से अरावली पर्वत है। और यहाँ पर नीचे हो गया, देखो ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और ये अरावली है, अरावली पर्वत, इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम की ओर। एक यहाँ सतपुड़ा पर्वत है और एक है यहाँ पर हिमालय। अब देखते हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहला जो पहली नदी है वो लेते हैं अपने, उसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। ध्यान रखें, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। सबसे अधिक बार प्रश्न इसी पर आता है, चंबल नदी पर प्रश्न सबसे अधिक ज्यादा बार आता है। देखते हैं, ये चंबल नदी देखते कहां से निकलती है? यहाँ देखिए मध्य प्रदेश। मैंने बताया था कि इस साइड में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या है? मध्य प्रदेश। तो इस मध्य प्रदेश में ये मैंने बताया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जैसे अरावली पर्वत बताई मैंने आपको, पता है सीकर में एक हर्ष पर्वत है, वो पर्वत है, वो पर्वत श्रृंखला नहीं है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसी का एक भाग है हर्ष पर्वत। मान लीजिए हर्ष पर्वत से कोई नदी निकले तो हम क्या कहेंगे उस नदी के बारे में कि अरावली पर्वत के हर्ष पर्वत से उद्गम होता है। इसी प्रकार से विंध्याचल पर्वत में यहाँ पर जनापाव गांव है। कौन सा? जनापाव, जनापाव गांव, जनापाव गांव है, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से नदी निकलती है। कौन सी? चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकली? देखो उसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो जनापाव की पहाड़ियां। अगर पहाड़ियां नहीं आता, पर्वत श्रृंखला पूछते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय। तो उत्तर क्या बताएंगे आप? विंध्याचल पर्वत। और पहाड़ी पूछे तो जनापाव की पहाड़ियां, राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। और इस प्रकार से ये यहाँ से निकालते हैं अपनी नदी। ये निकली नदी जिसका नाम है चंबल नदी। और ये चंबल नदी निकल करके यहाँ से देखिए इस लाइन से होती हुई ये अंतर्राज्यीय रेखा और ये आगे बढ़ गई। इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम है यमुना। नाम सुना होगा आपने कभी? यमुना जो दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, वो यमुना नदी किनारे। देखो यहाँ से अगर बात करें यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी जो फिर गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद के निकट। तो यहाँ इस ये यमुना मान लीजिए आप, यमुना में और कौन सी नदी मिला दी हमने? चंबल। तो ये ध्यान रहे, जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकली और यमुना, ये ध्यान रहे यहाँ तक मध्य प्रदेश है, यहाँ यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में इटावा, इटावा है ना जिला है, इटावा के समीप यहाँ पर यमुना में मिलती कौन सी नदी? चंबल नदी। इसका नाम क्या हो गया? चंबल। चंबल नदी है किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की सहायक नदी। और कहाँ से उद्गम हुआ? जनापाव की पहाड़ियों से।
देखते हैं चंबल नदी के बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो चंबल के बारे में इसकी विशेषता लिखते जाते हैं। यहाँ से मिटा रहा हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको, भारत से समझ, अब उन्हें सिर्फ राजस्थान से समझ बात करेंगे। तो लिखते हैं चंबल। चंबल की पहली बात तो देखिए, पहला प्रश्न इसका अगर बात करें इसका उद्गम, तो उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, जनापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है। दूसरा इसका उपनाम पूछते हैं आप, उपनाम। पहले इसका प्राचीन नाम बात करते हैं, प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। तो प्राचीन नाम क्या है इसका? चर्मणवती। क्या नाम है? चर्मणवती। चर्मणवती किसका प्राचीन नाम है? चंबल का। ध्यान रहे, चंबल का प्राचीन नाम क्या है? चर्मणवती। और अगर पूछा जाए इसका उपनाम, पूछ ले कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो 12 मासी है। ध्यान रहे, ये एकमात्र ऐसी नदी है। वैसे तो एक नदी और भी है अपने, कहे तो माही को भी मान लेते हैं, लेकिन माही इतना प्रश्न आता ही नहीं है, अक्सर यही आती है। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो वर्ष भर बहती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 मासी कह सकते हैं कि भाई हमेशा बहने वाली, लगातार अनवरत बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो इसका उपनाम क्या हुआ? 12 मासी। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका उपनाम है 12 मासी? तो वो है ये चंबल नदी। दूसरा इसका उपनाम बात करते हैं तो ध्यान रहे, ये हाड़ौती क्षेत्र से निकलती है। हाड़ौती क्षेत्र देखिए अपने राजस्थान में यहाँ पड़ता है, बाकी तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो इसलिए इसको हाड़ौती की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती की गंगा। जैसे मान लीजिए अपने शेखावाटी की गंगा पूछ लें, वैसे वो अभी आजकल आंतरिक प्रवाह की नदी बन गई है। कांटली नदी का नाम सुना आपने, बहुत कम चलती है, बरसाती नदी है, लेकिन अपने लिए तो वो क्या है, यानी कि शेखावाटी की तो गंगा ही कहलाएगी। ऐसे ही हाड़ौती, हाड़ौती कोटाबंदी क्षेत्र को कहते हैं, तो उसकी गंगा होगी। एक ये भी ध्यान रख लेना, किसका? ये कहें तो अपने 12 मासी नदी का नाम ये मालवा बोलते हैं, मालवा की गंगा भी कह सकते हैं, इसको ध्यान रहे। तो उपनाम इसका कामधेनु भी कह सकते हैं। कामधेनु आपने गाय नाम सुना होगा, वो हमेशा दूध देती है, ऐसे ये लगातार बहती वर्ष भर, इसलिए इसका कामधेनु भी नाम कह सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर 4 इसका अगला प्रश्न है इसकी लंबाई। लंबाई की बात करूं तो ध्यान रहे, अलग अलग किताबों में, अलग अलग गाइडों में अलग अलग देंगे, लेकिन वास्तविक अगर स्थिति बात करें, बार बार प्रश्न आ चुका है, बड़ी बड़ी एग्जामों में आ चुका है, अपनी किताबों में भी यही है। दीपांशु आवाज नहीं। तो ये है 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। पूछ ले चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे आप 966 किलोमीटर। बता देता हूं आपको, मात्र राजस्थान में 135 किलोमीटर ही इसका बहाव क्षेत्र है। बाकी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों में बहती है। देखिए इधर हो गया उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी, 3 में। तो 966 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में मात्र इसकी 135 किलोमीटर लंबाई है, और यहाँ 241 किलोमीटर है। ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंतर्राज्यीय सीमा, इधर राजस्थान है और इधर एमपी है, मध्य प्रदेश है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो उत्तर होगा चंबल नदी। कितने किलोमीटर बनाती है? 241 किलोमीटर की ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। भारत में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली, यानी इससे लंबी कोई है ही नहीं, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा चंबल नदी। कितनी? 241 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्यों के बीच बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ध्यान रख लेना। तो ये इसकी लंबाई होगी। फिर इसके बाद में मैंने बताई थी, आगे चलेगी। अब अगला प्रश्न इसके ऊपर बात करते हैं, नंबर 5। तो 5 में देखिए, देखते हैं, ये है ना, ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का एक भैंसरोडगढ़ तहसील है, और इसमें रावत भाटा नाम सुना होगा आपने, जो परमाणु विद्युत गृह है। ये रावत भाटा की बात करूं, रावत भाटा वो अपना राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह, अणु नगरी इसको बोलते हैं।
यानी कि यूरेनियम से बिजली बनती है। लेकिन ये प्रवेश की बात करूँ तो प्रवेश यहाँ हो गया ना चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के 2 भाग हैं मात्र, मैंने बताया चित्तौड़गढ़ दो भागों में विभाजित है, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। तो ये जो गांव है ना यहाँ जहाँ प्रवेश करती है राजस्थान में, इसका नाम है 84गढ़ गांव। क्या नाम है? 84गढ़। तो राजस्थान में प्रवेश की बात करूं, चंबल का प्रवेश राजस्थान में, प्रवेश की बात हो रही है राजस्थान में हो रही है, राजस्थान में। तो ये कहां से होता है तो बताएंगे आप, 84गढ़। चित्तौड़गढ़ में ही है 84गढ़, यानी नाम से स्पष्ट है 84गढ़ चित्तौड़गढ़। बहुत अच्छा है, साफ साफ है, यानी क्लियर है, सेम से ही नाम है। तो 84गढ़ में इसका प्रवेश हुआ। पूछ रहे चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ होता है? तो 84गढ़ से। फिर अगला प्रश्न, इसका प्रश्न क्या बनता है देखिए, ये है ना यहां से लेकर के और यहां तक ये एक जिला है जिसका नाम है कोटा। आओगे आपने आराम से, और ये देखिए यहाँ पर ये कोटा है, यहाँ पर ऐसे, और ये आगे ना, ये फिर आगे सवाई माधोपुर लग गया, फिर ये बीच में है ना, ये बीच में भाग है, ये है ना, ये बूंदी का पड़ता है। किसका पड़ता है? बूंदी का। मैं बताता हूं, बूंदी। तो बूंदी और ये हो गया कोटा, 2 जिले हो गए। देखिए इधर, तो बाकी तो ये है ही कोटा, ये लगातार बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है, अर्थात बूंदी और कोटा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी? तो चंबल है। तो ये भी ध्यान रखना, कोटा और बूंदी दोनों जिलों की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा निर्धारित करती है। अगला जो प्रश्न है नंबर 7वां इस पर, वो ये है कि एक तो रावत भाटा शहर और एक कोटा शहर, बार बार पूछते हैं। कोटा शहर जो राजस्थान की पहले औद्योगिक नगरी हुआ करती थी, और ये बात करें तो अपने इसको कानपुर भी कहते हैं राजस्थान का। तो कौन कौन सा शहर नदी पर है? तो चंबल नदी पर, ध्यान रहे, चंबल नदी पर शहर की बात करूं तो शहरों में नंबर 1 कोटा और दूसरा रावत भाटा। रावत भाटा, ये 2 प्रश्न बार बार आते हैं कि कोटा शहर कौन सी नदी पर है, रावत भाटा कौन सी नदी पर, परमाणु विद्युत गृह वो कौन सी नदी पर है? तो बताइए आप, चंबल नदी पर। अगला जो प्रश्न बनता है इसका नंबर 8, वो 8वां प्रश्न ये बनता है कि चंबल नदी की दिशा। तो ध्यान रहे, देखिए ये दिशा है, दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। अब ये तो उत्तर पूर्व हो गया, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसी मतलब ज़्यादातर आपको नदियाँ मिलेंगी भारत में, वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, या दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। लेकिन ये ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है ना, ये राजस्थान की है। ऐसे तो और भी है, चंबल नदी, यानी इसकी सोन नदी भी है, गंगा की सहायक नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं, अपन राजस्थान पढ़ा रहे हैं। और इसमें है ना ध्यान रखना कि इसकी दिशा कैसी है, तो दिशा बताएंगे आप दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रश्न कहीं भी बचेगा भी नहीं, आप आराम से पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो है ना इस पर प्रश्न बनता है चंबल नदी पर, उसकी बात करते हैं। तो चंबल नदी का अगला प्रश्न देखना आप, नंबर 9। इस पर पूछते हैं, देखो बांध की बात करते हैं, बांध। तो बांध है वो बनाए गए थे, मतलब कई चरणों में मिल करके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से आधे पैसे दे करके। तो कुल मिलाकर के बांधों की बात करूं तो सबसे पहले इस पर बांध की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला है, यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर, गांधी जी के नाम पर बांध है, गांधी सागर बांध है। वो कौन से जिले में है? तो जिला तो नहीं पूछते, अक्सर मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में। राज्य पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी में। कौन सी नदी पर है? तो इस पर एक तो हो गया गांधी सागर बांध है, वो है गांधी सागर बांध एमपी में। और नदी कौन सी पड़ा है? चंबल पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल पर। और ध्यान रहे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब ये है कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर होगा गांधी सागर बांध। वैसे चंबल नदी पर 4 बांध हैं, पहला ही पढ़ा हमने, जो मध्य प्रदेश में है ना चंबल नदी पर, वो सबसे बड़ा बांध है। दूसरे नंबर की बांध की बात करूं तो आपको पता है जहाँ बिजली बनती है अपने रावत भाटा में, परमाणु विद्युत गृह, वहाँ रावत भाटा में ही ये बांध और है जिसका नाम आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के नाम पर है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप
सागर बांध। अब पूछ ले आपसे कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में है, तो ये रावतबाटा में। रावतबाटा कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ में अर्थात राजस्थान में है। तो ये बात करते हैं राणा प्रताप सागर की, राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन से में? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में भी पूछे तो फिक्स कहाँ? तो रावतबाटा में। ये इसकी भी एक विशेषता है, जैसे सबसे बड़ा बांध बताया मैंने चंबल नदी पर, ऐसे ही राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से, यानी सबसे ज्यादा जल इसी में आता है। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर हो गया राणा प्रताप सागर बांध। अब नंबर 3 है अगला बांध। तो अगले बांध की बात करूं तो मैं यहाँ है कोटा में है जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। ये गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों के नाम पर, यानी दोनों ने चंबल को कवर कर लिया है और दोनों एक ही नदी पर है, ठीक है ना। तो जवाहर सागर बांध कौन से जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा कोटा में। जवाहर सागर बांध ये हो गया कोटा में, ये भी राजस्थान में है। राजस्थान में एक तो राणा प्रताप सागर हो गया, दूसरा जवाहर सागर हो गया, तीसरा चौथा नंबर पर जो बात करें, चौथा बांध है इस नदी पर, वो कोटा बैराज। कोटा बैराज। तो कोटा बैराज कोटा जिले में ही है। देखिए कोटा बैराज यहाँ पर, कोटा बैराज। वैसे कोटा बैराज है, ये बैराज बांध ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचेंगे इसमें बैराज नाम क्यों? बैराज का मतलब ये होगा, थोड़ा सा अंतर ये हो गया, जैसे कोई बांध है, मान लीजिए एक बांध बना दिया नदी पर, उस बांध से हम पानी ले रहे हैं, पेयजल के लिए ले लिए हमने, और मान लीजिए उसमें कोई नहरें निकाल दी, कृषि के लिए ले लिया हमने, या फिर अन्य कोई उद्योगों के लिए ले लिया, तो वो कई उद्देश्य पूरा कर रहा है, तो वो बहुउद्देश्य परियोजना की तरह बांध हो गए। लेकिन बैराज का मतलब ये है कि सिर्फ उस बांध से पानी है वो सिर्फ कृषि के लिए ही लिया जाएगा, यानी सिर्फ कृषि के उद्देश्य से बनाया गया बांध क्या कहलाएगा? बैराज। तो इससे नहरें निकाली गई है, ये मतलब खेतों में सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो कोटा बैराज है ये, इसका कुछ भाग बूंदी में भी है, दोनों ही जिलों में है ये। तो कोटा बैराज है ये हो गया आपके सामने कोटा में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये चंबल नदी पर एक बांध तो कौन सा हो गया? गांधी सागर तो हो गया मध्य प्रदेश में। अब आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से चंबल नदी पर जो बांध है वह कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो इनमें चारों में से कौन सा नहीं है राजस्थान में? तो गांधी सागर। या कौन सा मध्य प्रदेश में? तो ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में हो गया। अब इनमें जिलों में पूछे कि इसकी तुलना कीजिए, यानी कि ये संलग्न जिले बनाइए, तो इसमें पूछ रहे राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा, या कोटा बैराज दे दे मान झालावाड़, तो ऐसे मत हो गया ना। इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर में आ गया, फिर आ गया करौली जिला आ गया, और फिर आ गया धौलपुर जिला आ गया। इस प्रकार से ये है ना 6 जिलों में बहती नदी। और ध्यान रहे ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, यहाँ तक इस क्षेत्र तक ये जो नदी है ये अवनालिका अपर्दन बनाती है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, यानी कि जल से मिट्टी का कटाव, बहुत गहरी गहरी खाई खुदी हुई है इससे नदी नालों से, और वो मिट्टी जो है ना ये कृषि योग्य नहीं बची है, क्योंकि वहाँ पर गहरे गहरे वृक्ष या वनस्पति पैदा हो गई है। तो उस गहरी वनस्पति में जो वहाँ पर जो डाकू क्षेत्र, मतलब जो डाकू लोग हैं जो डकैती डालते हैं, वो वहाँ छिप जाते हैं। इसलिए इस अवनालिका अपर्दन क्षेत्र को, यानी कि ये जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा में है, उसको डांग क्षेत्र भी कहते हैं। डाकू जो जहाँ छिपते हैं उसको क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। या इसे ध्यान रहे दूसरा हम बीहड़ भी कह सकते हैं। तो बीहड़ है वो किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? तो चंबल नदी का। बीहड़ कहाँ कहाँ फैला हुआ? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ठीक है ना। तो ये बीहड़ क्षेत्र है। और ध्यान रहे इसको उत्खात भूमि भी कहते हैं। उत्खात भूमि, उत्खात भूमि का मतलब बैड लैंड, बुरी भूमि। बैड मानी बुरी और लैंड मानी भूमि। तो इस प्रकार से भी आ सकता है कई बार कि बैड लैंड या उत्खात भूमि कौन से क्षेत्र में? तो बीहड़ क्षेत्र में, अर्थात चंबल नदी। ध्यान रहे एक प्रश्न और भी बनता है चंबल पर, वो बनता है कि सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करने वाली भारत की नदी कौन सी है? सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन करने वाली नदी। तो मिट्टी अपर्दन करने वाली, सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन करने वाली नदी है वो भी है कौन सी?
चंबल नदी, अपर दल सर्वाधिक। ठीक है, एक ये प्रश्न हो गया इस पर। आगे 10वां और अगला प्रश्न इस पर बात करें इसी नदी की, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब मैं आपको दे रहा हूं, और वो ये है कि इस पर बांध बने हुए हैं, वहाँ बिजली भी बनती है। आपको 389 मेगावाट के आसपास बिजली बनती है इन तीनों बांधों पर। कोटा बैराज में कोई बिजली नहीं बनती है, बाकी इस पर बनती है तीनों में। और जो बिजली है और वो पानी है उसका बंटवारा है, ठीक है ना, इन बांधों के द्वारा, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ही राज्यों में होता है। 50-50 होता है, 50% पानी इधर, 50% पानी, 50% बिजली राजस्थान को मिलती है, 50% मध्य प्रदेश को मिलती है। इसका मतलब प्रश्न कई बार आ जाता है कि चंबल परियोजना संयुक्त रूप से कौन से राज्यों की परियोजना है, तो ऑप्शन में आ जाएगा राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात। तो क्या करोगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना आदि आदि है दोनों की, और इसमें कोई यूपी का योगदान नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रहे, ये चंबल नदी का प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी एक प्रश्न और दे रहा हूँ आपको। चंबल नदी जहाँ प्रवेश करती है चौरासीगढ़ में, वहीं पर इसमें एक, यहाँ कहें तो इसकी बाईं साइड से, क्योंकि ये दाईं साइड होगी, बाईं साइड से एक ब्राह्मणी नदी मिलती है, कई ब्राह्मणी बोल देते हैं इसको, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जहाँ मिलती है चौरासीगढ़ में, जो कहें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा बनाती है, वहां पर एक जलप्रपात बनता है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात बनता है, 18 मीटर ऊंचा है। और जलप्रपात किसे कहते हैं, ध्यान रहे, जलप्रपात मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र से, चट्टानी क्षेत्र से ऊपर से नदी का बहुत भारी पानी, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में, और वो नीचे झरने के रूप में गिर रहा है बड़े क्षेत्र में, तो उसको बोलेंगे जलप्रपात। वैसे हल्के रूप में गिरे, कोई छोटा सा कहें तो बाल्टी की तरह, या 2-4 बाल्टी, 20-30 बाल्टी पानी एक साथ डालें तो उसको झरना ही बोलेंगे। लेकिन झरने का बड़ा रूप है, नदी की नदी अगर ऊपर से गिरे तो उसको जलप्रपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जलप्रपात। तो ध्यान रहे, पूछ रहे जलप्रपात है वो चंबल नदी पर कौन सा बनता है, तो चूलिया बनता है। चूलिया कौन से जिले में पूछे तो रावत बाटा के, चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में पूछे तो नहीं, वरना दोनों राज्यों की सीमाओं पर है ही। तो ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो चंबल नदी की पूरी बातें आपको क्लियर होगी। चंबल नदी पर प्रश्न आए तो अब गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में आपको पता है इसका पानी जा आ रहा है यमुना में, यमुना का पानी गंगा में, क्योंकि दोनों मिल गई वहाँ पर, ये इलाहाबाद के निकट। और फिर गंगा है वो आगे बढ़ती है, गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है वहाँ बांग्लादेश में। और फिर पद्मा जो गई अर्थात गंगा है वो ब्रह्मपुत्र में मिल गई। ब्रह्मपुत्र गंगा दोनों मिलकर मेघना के नाम से कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो इसका मतलब समझ गया होंगे आपको कि भाई इस नदी का पानी कहाँ जा रहा था, बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। इसलिए किसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। फिर एक प्रश्न देता हूँ आपको, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर के और उद्गम होकर के राजस्थान से बहती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपके सामने है, कौन सा, चंबल नदी। अभी भी एक प्रश्न और बचा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न वो है कि जो एक सामान्य प्रश्न है, कहें तो 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, तो उत्तर क्या होगा, चंबल। क्यों, कितनी लंबाई है, 966 किलोमीटर, इससे ज़्यादा किसी भी लंबाई नहीं है। वैसे ध्यान रहे राजस्थान में तो इसकी लंबाई मात्र 135 किलोमीटर ही है, लेकिन राजस्थान में बहती, अब इसकी पूरी हम गिनेंगे, पूरी की पूरी लंबाई मानेंगे भी राजस्थान से बहती। यही अगर ऐसे होता पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये तो पूर्णतः नहीं बहती, क्योंकि पूर्णतः तो ये तो कहें तो मध्य प्रदेश में भी बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, तो पूर्णतः तो राजस्थान में नहीं बहती। पूर्णतः तो सिर्फ कौन सी बहती है, यहाँ पर बताएंगे अपने बनास नदी, तो उत्तर बनास होता है। लेकिन सिर्फ राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, चंबल। और यही प्रश्न इस प्रकार से हो, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो बड़ी का मतलब ये है उसका अपवा क्षेत्र यानी पानी लाने का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़े क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ी नदी पूछे राजस्थान की, तो भी उत्तर क्या होगा, चंबल। पूर्णतः राजस्थान में शब्द आ जाए तो उत्तर हो जाएगा बनास। लेकिन अगर सीधा पूछे राजस्थान की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उत्तर होगा चंबल। ध्यान रहे, चंबल नदी पर कोटा में एक झूलता हुआ बहुत बड़ा एक कहें तो मतलब हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज पुल, और वो पुल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। तो चंबल नदी आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार छोटा सा फोन लेता हूँ मैं, फिर बाद में बात करता हूँ।